में दिखाता हूँ। ये है, जैसे टिंडल इफेक्ट है आपके पास, तो टिंडल इफेक्ट में क्या था कि ये इसका डायग्राम है टिंडल इफेक्ट का। ये इसमें क्या है, देखो जैसे आपने क्या किया, ये लाइट है आपका यहाँ से, ठीक है। यहाँ जब आपने ये आर्क लैंप लिखा है, यहाँ से आपने लाइट पास करी, यहाँ से आपने क्या किया, ये लाइट है ठीक है, यहाँ से लाइट पास आउट कराओगे ये। और ये स्लिट है, स्लिट का काम क्या होता है, कंसंट्रेट करना। यहाँ से इसने इसको कंसंट्रेट किया यहाँ से, और ये जैसे आप इसने इसको, ये कोलाइडर सॉल्यूशन है, ये माइक्रोस्कोप नहीं है बल्कि ये होता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ये है, इसको हम किससे देखते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तभी हमें इसके पार्टिकल दिखाई देते हैं। यहाँ पे जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है तो ये आपका ल्यूमिनस पाथ हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ब्राइट वाला पार्ट हो जाएगा, ये चमकने लगेगा, ठीक है, ब्राइटनेस यहाँ पे पूरा क्या होगा, चमकने लगेगा। तो एक कोन टाइप का बन जाता है ये, इसे कहते हैं टिंडल कोन। ये ल्यूमिनस पाथ होता है तो एक कोन टाइप का बन जाता है, इसे कहते हैं टिंडल कोन जैसे यहाँ से लाइट पास आउट होगी एक कोन बनेगा, इसे कहेंगे टिंडल कोन, ठीक है। और इस इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो ये डायग्राम बनाना तो बना सकते हो, और इसको हम कैसे किससे देखेंगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हम इसको देखते हैं अल्ट्रा, जब मैंने आपको लिखाया था कि जो इसके पार्टिकल हैं वो कब दिखते हैं, केवल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, एट द टाइम ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाती है लाइट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे लाइट क्या होगी, यहाँ पे स्कैटर्ड होगी तो इसके थ्रू आपको दिखाई देगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थ्रू, ठीक। तो इस इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब उसने क्या किया, पहले इसको डायग्राम बना ले। बना लिया डायग्राम? नहीं सर, बना रहा हूँ। डायग्राम भी आता है बनाने को? नहीं, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको कई बार डायग्राम के थ्रू दे दिया, इसमें समझना आसान हो जाता है। हाँ। हो गया? यस सर। अब देखो, अब उसने क्या किया कि एक बार उसने चेक करके देखा, उसने कहा चलो एक बार क्या पता और भी कर दे, तो उसने यहाँ पे टॉर्च लिया, टॉर्च से लाइट पास आउट कराई, ये टॉर्च है, इससे लाइट पास आउट कराई, यहाँ पे रखा ट्रू सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिखा रखा कोलाइडर सॉल्यूशन। ये आपका है कोलाइडर सॉल्यूशन, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन। जो ट्रू सॉल्यूशन था यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है, जबकि आपने यहाँ से लाइट पास की, लेकिन यहाँ डार्क दिखेगा आपको, यहाँ कोई भी लाइट नहीं दिखेगी। लेकिन ये पाथ है जो आपका, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, देखो ये ल्यूमिनस पाथ हो गया, ये पूरा ब्राइटनेस हो जाएगी, ठीक है। तो इससे उसने कहा कि देखो जो कोलाइडल पार्टिकल है वही स्कैटर कर सकता है, बस ये नहीं कर सकता। तो जो दो कंडीशन है वो टू सॉल्यूशन उसे उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा, इसीलिए उसमें स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं होती। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है,
इसीलिए यहाँ पे क्या है, स्कैटरिंग होती है। देखो आपको ल्यूमिनस पाथ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये आपका है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टिंडल इफेक्ट एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। ये ट्रू सॉल्यूशन में कोई ब्राइटनेस या कोई ल्यूमिनस पाथ नहीं हो रहा, डार्क है, जबकि इसमें क्या है, ल्यूमिनस पाथ हो जा रहा है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो उसने कैसे किया इसको, टॉर्च के थ्रू। तो उसने टॉर्च से लाइट पास आउट करी, तो लाइट तो आपको दिखनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे दिख ही नहीं रही है, ये तो पूरा डार्क एरिया जैसे पहले था, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन में स्कैटरिंग नहीं होती है, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें क्या होता है, स्कैटरिंग होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उस जो कंडीशन है उसे फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने लाइट को पास आउट किया, देखो जो लाइट है आपने इसको अपने पास किया किसके थ्रू, कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू। जैसे आपने इसे कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू पास आउट किया, इसमें क्या हुआ, इसका जो पाथ है वो क्या हो गया, ल्यूमिनस हो गया, ठीक है। पाथ बिकम ल्यूमिनस। जैसे आपने लाइट को पास किया किससे, कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू, तो इट पार्ट्स बिकम ल्यूमिनस, ठीक है। जो उसका पाथ है कैसा हो गया, ल्यूमिनस हो गया, ब्राइटनेस वाला हो गया। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपका। जो घरों में देखा होगा आपने कि घरों में जो लाइट आती है कमरे के अंदर, तो बाहर से थोड़ी सी लाइट आती है, लेकिन अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा रूम लाइट वाला हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है, टिंडल इफेक्ट होता है। सर ये भी ड्रॉ करना है? नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना? ये सर समझ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। टिंडल इफेक्ट के बाद है, देखो इसका ये क्या करता है आपको, ये बताता है कंफर्म द हेट्रोजीनियस नेचर। हमने कहा था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, तो ये हेट्रोजीनियस नेचर को कंफर्म करता है, क्योंकि इसमें पार्टिकल का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू डिस्पर्सन मीडियम। अब आता है देखो स्टेबिलिटी। अब देखो कोलाइडल, ये नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हेडिंग लिखना है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्ट। स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्ट। अब स्टेबल क्यों सर ये होते हैं? पूरा करना? नहीं नहीं, बस हेडिंग ही लिखनी है, हेडिंग बाकी मैं लिखाऊंगा आगे, ठीक है। पहले आपने क्या लिखना है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, उसमें लिखना है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्ट, ठीक है। अब स्टेबिलिटी में क्या होगा, देखो स्टेबिलिटी में आता है कि अब जो हमें पता था कि जो कोलाइडल पार्टिकल है इसका साइज तो बड़ा होता है, यह लार्ज साइज, ठीक। और जो डिस्पर्सन मीडियम है इसका पार्टिकल बहुत छोटा होता है। तो ये लार्ज पार्टिकल सॉल्यूशन में टिकते कैसे, ये स्टेबल कैसे हो गए, जबकि आपको पता है कि जो बड़ा पार्टिकल होगा तो नीचे बैठ जाएगा, वो तो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन हो जाना चाहिए था, बड़ा पार्टिकल होता है, लेकिन ये सेटल डाउन नहीं होता। जो कोलाइडल पार्टिकल होता है ये सेटल डाउन नहीं होता है। क्यों? ठीक है, ये सेटल डाउन नहीं होगा। क्योंकि ब्राउनियन मोशन की वजह से। नहीं। तो इसमें यही हेडिंग है कि व्हाई कोलाइडल पार्टिकल आर स्टेबल इन सॉल्यूशन, ठीक है, क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, देखो इसका पहला स्टेप ये होगा कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज। पहला पॉइंट लिख दो इसमें, कोलाइडल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। सबसे पहली चीज कि जो कोलाइडल पार्टिकल होगा कैसा होगा, चार्ज वाला होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, ठीक है।
चार्ज होगा कुछ, या तो प्लस चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, तो कुछ ना कुछ चार्ज उसमें होगा ही होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये चार्ज होते हैं। सर लिख लिया। लिख लिया। अब देखो, अगर ये चार्ज होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जब आपको पता है कि जो फोर्स ऑफ सेम चार्ज अट्रैक्शन होते बढ़ेगा। हैं, जो सेम चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। हाँ रिपेल ईच अदर। अभी आपस में आ ही नहीं सकते ना, रिपेल ईच अदर। अगर सपोज करो क्या है कि बड़ा है, ये साइज हमने कहा बड़ा है, तो ये नीचे चले जाने चाहिए थे। अब ऐसे ये प्लस चार्ज है सपोज, तो सबको नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये तो सेम चार्ज है, और जब सेम चार्ज होगा तो रिपेल करेंगे तो दोबारा ये दूर दूर चले जाएंगे, जब रिपल्सन होगा तो दूर यस दूर सर। जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएंगे। आया समझ में? तो सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। आ गया। रिपेल करेंगे तो इसीलिए, ग्रेविटेशन फोर्स तो एक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये चार्ज वाला ज्यादा होगा ना उस पे। हाँ 36 टाइम ज्यादा होता है ये वाला। हाँ, तो इसीलिए रिपल्सन हो जाएगा तो वो सेटल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो डू नॉट सेटल डाउन, तो सेटल नहीं हो पाएंगे ना, स्टेबल ज्यादा रहेंगे। सर लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट वो कहता है कौन कौन से किस में चार्ज है। देखो चार्ज भी दिखा देता है आपको, ये कौन से नेगेटिवली चार्ज वाले हैं, कौन से पॉजिटिवली चार्ज वाले हैं। उसके कुछ कुछ एग्जांपल आप लिख सकते हो। नेगेटिवली चार्ज एग्जांपल में कौन कौन से हैं, देखो नेगेटिव में आ गए आपके पास ये मेटल वाले पार्टिकल सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और ये मेटल सल्फाइड हो गया, ये नेगेटिव हो गया। स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल और ये एसिडिक डाई, ये सारे नेगेटिव में आएंगे। पॉजिटिव में कौन कौन से आते हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड वाले पॉजिटिव में आ गए, FeOH का होल थ्राइस, Al का, हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड आ गए पॉजिटिव में। ऑक्साइड में आ गया TiO, हीमोग्लोबिन आता है पॉजिटिव वाले में। तभी तो जैसे पॉजिटिव है, कई बार हम क्या करते हैं उसमें आयरन वगैरह लगाते हैं तो कोगुलेट हो जाता है, इससे खून आता है तो कुछ उसमें कुछ चीज लगा देते हैं, तुरंत तो क्या हो जाता है, रुक जाता है, तो कोगुलेट हो जाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम नेगेटिवली चार्ज वाला लगा सकते हैं। ठीक है, और ये बेसिक डाई, तो ये आपका पॉजिटिव, इसमें से कुछ कुछ एग्जांपल आप लिख सकते हो इसमें, याद करो। सर ये मिटा दो 1 मिनट में, ठीक है, नोट कर लूंगा। नहीं वो ये जो पेन से मार्क करा हुआ है मिटा दोगे? अच्छा एक मिनट। ये क्लियर नहीं आ रहा ना। हाँ सर लिख लिया। इसलिए अब देखो, अब आता है ओरिजिन ऑफ चार्ज, चार्ज जनरेट कैसे होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना, ओरिजिन ऑफ चार्ज। ठीक है, ओरिजिन ऑफ चार्ज, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जनरली होता कैसे है, इसमें आता कैसे है। ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसे जनरेट होता है। तो ये दो मेथड जो लिए हैं वो कोई ज्यादा खास नहीं है, इसको एक बार समझ लो बस। इसमें पहला है आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन caused by the mutual rubbing of the colloidal particles with molecules of dispersion medium। यानी जैसे डिस्पर्सन मीडियम ये है, पार्टिकल ये है, इन दोनों को रब कर दो आपस में, म्यूचुअल रबिंग कर दो। ठीक है, तो रब करेंगे तो जनरली हम कहते हैं जैसे आप इसे रब करोगे तो क्या होगा, चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, पहला वो कहता है कि ये कोई खास ज्यादा नहीं है, बस अपना एक स्टेटमेंट तो कहते हैं कि जो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन होता है
वो किसकी वजह से होता है? म्यूचुअल रबिंग ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स विद मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इन डिस्पर्सन मीडियम। इन दोनों में मूवमेंट होता है, जब ये दो कोलाइड करेंगे या रबिंग करेंगे तो वहां पे चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो पहला मेथड है लेकिन बहुत ज्यादा खास नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। अब इसके बाद देखो सेकंड वाला। सेकंड में आता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम एयर। देखो जो एयर होता है इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको कैप्चर करेगा। ठीक है, जैसे एयर है उससे वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। तो भी क्या होगा? ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्सन इन ब्रीडिक आर्क मेथड, ये हम आगे पढ़ेंगे ब्रीडिक आर्क मेथड। तो आप इससे क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सकते हो एयर से। या तो एयर से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करोगे या फिर ब्रीडिक आर्क मेथड से आप चार्ज कर सकते हो। तो ये दोनों कोई खास नहीं है, बस केवल इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा इससे पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ये आता नहीं है कोई खास, लेकिन नॉलेज के लिए दोनों के दोनों। इसके बाद जो तीसरा आएगा वो इंपॉर्टेंट है। सर लिख लिया। लिख लिया। अब देखो इसमें क्या है कि थर्ड वन इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन को लिखना है क्योंकि थर्ड वन से क्वेश्चन आते हैं। जो तीसरा वाला है ये इंपॉर्टेंट है। इसकी हेडिंग ये देखो, ये है प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। प्रिफरेंशियल, ये हेडिंग लिख लो इसमें पहले, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन। प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन। सर ये पूरा लिखना है क्या? नहीं नहीं, पहले ये हेडिंग लिख लिया आपने, ये प्रिफरेंशियल हाँ जी, एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन लिख ली। लिख लिया। अब देखो इसकी पहली लाइन तो लिख देना। पहली लाइन ये है कि एन एनिक कोलाइड एब्जॉर्ब आयंस कॉमन फ्रॉम इट्स ओन लैटिस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट। सर लिख लिया। अब देखो इसमें क्या करना है कि जैसे मुझे सपोज करो पॉजिटिव सॉल्व बनाना है या मुझे नेगेटिव सॉल्व बनाना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? केस करते हैं हम लोग। क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि जैसे सपोज करो मेरे को पहले एक है, एक रिएक्शन दे दी मैंने आपको। एक रिएक्शन है आपकी AgNO3। ठीक है, AgNO3 प्लस KI। ठीक है, AgNO3 प्लस KI। जैसे आपने इन दोनों को मिक्स किया तो क्या बनेगा? देखो, तो इसमें होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, प्लस वाला जाएगा माइनस के पास। तो ये बन जाता है AgI। ठीक है, और दूसरा बन जाता है KNO3। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व का काम करता है। तो इसमें हमने क्या किया? देखो आप इसके नेक्स्ट लाइन से लिखोगे व्हेन AgNO3 रिएक्ट विद KI। when AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, it form AgI sol and KNO3।
व्हेन AgNO3 रिएक्ट विद Ki टू फॉर्म AgI सॉल एंड KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। सर लिख लिया। लिख लिया। अब हमने क्या करना है, जी। अगर अब मुझे बनाना है पॉजिटिव सॉल्ट तो मैं क्या करूंगा, देखो अब इसमें आगे लिखो नेक्स्ट हेडिंग, इसमें छोटी सी हेडिंग बना देना फर्स्ट करके, टू फॉर्म पॉजिटिव सॉल्ट। टू फॉर्म पॉजिटिव सॉल्ट, अगर मुझे पॉजिटिव सॉल्ट बनाना है तो क्या करेंगे। अब देखो इसमें Ag है ना, Ag में कॉमन कौन सा है, इसमें AgNO3 है, ठीक है। देखो AgNO3 और Ag, तो कहता है जो कॉमन होगा उसी को प्रेफरेंस करना है। तो यहाँ पे हम कहेंगे इफ AgNO3 is in excess, if AgNO3 is in excess, एक्सेस में हो गया तो क्या होगा, देखो अब देखो क्या होगा। जैसे मैंने लिखा AgNO3 प्लस Ki गिव्स, तो आपको पता है ये क्या बनेगा, AgI और KNO3, ठीक है। लेकिन अब मैंने एक चीज क्या बोल दी इसमें कि AgNO3 किसमें, ये एक्सेस में ज्यादा है, तो अब इसकी क्वांटिटी बच जाएगी, ठीक है। अब इसकी क्वांटिटी क्या होगी, बच जाएगी। तो इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, AgI और AgNO3 में कॉमन कौन सा आयन है, Ag। हाँ Ag है कॉमन। तो वो कहता है जो कॉमन होता है ये इसके अराउंड में एड्सॉर्ब हो जाता है, वो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन है जो इन दोनों में से कॉमन है। तो कॉमन कौन है इसमें, Ag, तो Ag इसके ऊपर से एड्सॉर्ब हो जाएगा। देखो ये Ag, जब हमने Ag को क्या कर दिया, एक्सेस में ले लिया, तो अब ये जो इसके बाहर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव सॉल्ट या पॉजिटिव कोलाइड। तो पॉजिटिव कोलाइड बन गया ये, ठीक है। जो भी दोनों में से कॉमन होगा वही हर हमेशा एड्सॉर्ब होगा, इसीलिए से कहते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। प्रेफरेंशियल किसको प्रेफरेंस देंगे हम, जो कॉमन होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सॉल्ट बन गया आपका कि अगर AgNO3, इसको आगे लिख लो पॉजिटिव सॉल्ट में, इफ AgNO3 इज इन एक्सेस, तो अगर AgNO3 एक्सेस में होगा तो क्या हो जाएगा, देखो AgNO3 प्लस Ki गिव्स AgI और KNO3। लेकिन जो AgI है उसमें कौन एड्सॉर्ब हो जाएगा, Ag प्लस, और इसके बाहर से कौन लगेगा, देखो बाहर से लग जाएगा NO3, ठीक है। इसके बाहर देखो, क्योंकि ये NO3 तो है यहाँ पे, तो ये इसके बाहर ऐसे लग जाएगा NO3 माइनस NO3 माइनस NO3 माइनस NO3 माइनस NO3 माइनस NO3 माइनस, ये तो बाहर से रहेगा, लेकिन इसमें जो मेन इसके सामने लगा हुआ है इसी को, इसको कहेंगे हम पॉजिटिव सॉल्ट। समझ में आया ये, सर आगे एक सेकंड नोट करा रहा। सर कर लिया नोट। अब देखो अगर मुझे नेगेटिव सॉल्व बनाना तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पॉजिटिव नहीं बनाना, मुझे बनाना नेगेटिव सॉल्व, तो सेकंड हेडिंग लिखो इसमें नेगेटिव के। अगर मुझे चाहिए नेगेटिवली चार्ज सॉल्व, नेगेटिवली चार्ज सॉल्व क्या करेंगे हम, किसको एक्सेस में लेंगे, इफ Ki इज इन एक्सेस, अब किसको एक्सेस में लेना पड़ेगा हमें, Ki को, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी, देखो AgNO3 प्लस Ki
गिव्स AgI और KNO3। अब इनमें से कौन सा एक्सेस में, देखो ये आपका एक्सेस में हो गया। जब ये एक्सेस में हो गया तो क्या होगा, देखो ये एक्सेस में हो गया तो ये तो AgI है ही, ठीक है। अब इसके बाहर से कौन कॉमन है, इन दोनों में देखो जो कॉमन होगा, जो भी कॉमन आयन होगा वही एडजॉर्ब होता है, ध्यान रखना। जो भी क्या होगा कॉमन आयन होगा उसी वही क्या होगा एडजॉर्ब होगा, ऑलवेज एडजॉर्ब्ड, ठीक है। तो इसमें से कॉमन आयन कौन सा है, I-, तो ये I- इसके चारों तरफ को एडजॉर्ब हो जाएगा। और उसके बाहर कौन लग जाएगा, उसके बाहर लग जाएगा K+, K+। तो अब ये कौन सा सॉल्व बन गया, अब ये बन गया नेगेटिवली चार्ज सॉल्व, नेगेटिवली चार्ज सॉल्व। तो अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो कौन सी चीज को आपने ज्यादा लेना है ये ध्यान रखना है, और अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो कौन सा पार्ट आपको ज्यादा लेना पड़ेगा ये ध्यान रखना है। तो आप नेगेटिव भी बना सकते हो और पॉजिटिव भी बना सकते हो। सर नोट कर लिया। नोट कर लिया। हाँ अब जी। देखो हो गया, समझ में आ गया ये आपको। हाँ इसमें क्या नाम है, के वाला एक्सेस में है हाँ तो वो वाला तो जो जैसे सपोज करो कॉमन एब्जॉर्ब हो। इसके 100 मॉलिक्यूल है, ठीक है। सपोज करो आपको इसके 100 मॉलिक्यूल है और ये ज्यादा है तो इसके 150 हो गए। अब देखो इसके 100 से 100 कनेक्ट कंबाइंड हो जाएंगे ना, तो इसके 50 बचेंगे, तो 50 तो सॉल्यूशन में घूमते रहेंगे, हाँ आया समझ में। तो जब 50 घूमते रहेंगे तो ये AgI बन जाएगा। अब AgI इन दोनों में कॉमन क्या I, तो ये I क्या करेगा इसके चारों तरफ से कंबाइन कर देगा, क्योंकि अब ये ज्यादा है ना। ठीक है। आया समझ में। ये सर। हाँ तो जो भी एक्सेस में होगा, अब इसको देखो इसने आगे और इसको अच्छी तरह से समझा दिया ये क्वेश्चन, क्योंकि आपके उसमें ICSE में आया हुआ, अगर आप चेक करोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो इसमें आपको ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज जीटा पोटेंशियल, ठीक है। तो अब देखो जो चीज मैंने आपको ये बनाई थी ये इसने यहाँ पे बना के दे दिया आपको, ये देखो ये ठीक है, ये या ये ऐसे कह रहा है, चाहे कैसे भी रखो आप इसे, आप ऐसे भी कर सकते हो इसे और वैसे भी रख सकते हो। ये देखो अब इसमें देखो, अगर उसने कहा कि व्हेन KI इन इज इन एक्सेस, अगर ये KI एक्सेस में है, ठीक है, तो AgI तो ये बन गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या, I- कॉमन है तो I इसके सामने लग गया। तो जो भी इसके सामने लगा होता है इस लेयर को हम कहते हैं फिक्स्ड लेयर। जो क्या होती है, जो टाइटली बाउंड करती है सोल के साथ। ये देखो ये टाइटली बाउंड करेगी, पहले लेयर है तो उसे कहते हैं फिक्स्ड लेयर। और दूसरी लेयर कौन सी होती है, डिफ्यूज लेयर। ये क्या होती है, घूमती रहेगी, ये फिक्स बाउंड नहीं होती है, तो इसे कहते हैं डिफ्यूज लेयर या मोबाइल लेयर। जैसे ये है, जब मैंने कहा था AgNO3 एक्सेस में होगा तो फिर कौन होगा, देखो के AgI तो सॉल्यूशन बना आपके पास, इन दोनों में कॉमन क्या, Ag कॉमन है तो ये प्लस हो गया, प्लस इसके पास आएगा, तो ये आपका प्लस पॉजिटिव सॉल्व हो गया, ये आपका नेगेटिव सॉल्व हो गया, ठीक है।
तो इसमें दो लेयर आपको समझा रहा है। एक कौन सा? फिक्स्ड लेयर। देखो ये AgI है, इसके सामने जो लेयर है फिक्स्ड है, जैसे AgI है, इसके सामने जो लेयर है फिक्स्ड लेयर है, और उसके सामने जो दूसरी लेयर है वो है आपकी मोबाइल या डिफ्यूज लेयर। ये जो मैंने अभी बताया था, देखो Ki इज इन एक्सेस और AgNO3 इज इन एक्सेस। तो समझ में आया आपको फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर का? आगे डिफ्यूज वो लेयर है जो घूमती रहेगी और ज्यादा अटैच नहीं है स्ट्रांगली, हाँ और फिक्स्ड वो है जो बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड है। हाँ, तो इसमें एक वर्ड ये आता है आपके पास, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि व्हाट इज जीटा पोटेंशियल। ये वर्ड, ये क्वेश्चन है जो ये आपके बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है, व्हाट इज जीटा पोटेंशियल। ये ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक। ठीक है, तो हेडिंग लिख लो इसमें, इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल। सर लिख ली। डिफाइन नहीं लिखनी पूरी, केवल आपने हेडिंग लिखनी है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक या जीटा पोटेंशियल। ठीक है, ये मत लिखना अभी। सर मैंने लिख दिया था वो, मैं भूल भी दिया था अभी। हाँ, आपने केवल क्या लिखना है, हेडिंग खैर आवाज लिखनी क्लियर है, नहीं होगी। इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल। ठीक है, पेंसिल हाँ। अब इसकी डिफाइन मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी डिफाइन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस द पोटेंशियल difference the potential difference between fixed layer and diffuse layer the potential difference between fixed layer and diffuse layer is called zeta potential। ठीक है, एक एक लाइन की, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है इसमें। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक। एक नंबर का ही आता है केवल, बहुत ज्यादा नहीं आता है, 1 मार्क्स का आएगा बस। सर लिख लिया। लिख लिया? अब देखो, एक तो ये हो गया, एक इसमें आता है आपके पास दूसरा वर्ड है, वो भी कई बार कुछ टाइम पूछ लेता है। ये आपको, ये वर्ड है दूसरा, ये है आपका हेल्महोल्ट्ज। ये लिखा है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर, इसे लिख लो, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। सर हेडिंग लिख दी। हेडिंग लिख ली ना? अब देखो डबल लेयर से आपको पता चल रहा है कि 2 लेयर। अब 2 लेयर कौन सी है? एक तो कौन सी, 101 लेयर है फिक्स्ड लेयर और एक है डिफ्यूज लेयर है। ठीक है, तो 2 डबल का मतलब क्या हुआ? 2 लेयर है। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज वाली। हेल्महोल्ट्ज का मतलब साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको दिया था। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है इसमें कि द फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, द फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर the fixed layer and diffuse layer present on surface of colloidal particle is called
हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। डबल लेयर से नाम पता चल रहा है, डबल का मतलब दो लेयर। दो लेयर कौन कौन सी है, एक है फिक्स्ड लेयर और एक है डिफ्यूज लेयर। ठीक है, तो दो लेयर लग रहा है, तो क्योंकि इसको डिस्कवर किसने किया था, हेल्महोल्ट्ज ने, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया उन्होंने हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डबल लेयर में कौन से आ गए, ये आपका आ गया एजीआई। इसमें एक लेयर ये हो गई, ये कौन सी है, देखो ये ऑल्टरनेट प्रेजेंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब आपको बोलेंगे डायग्राम से बताओ, तो आपको ये दिखा देना। अब इसमें कौन एक्सेस में था, देखो के आई इन एक्सेस में था, तो इसलिए के आई यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कौन एक्सेस में, AgNO3 एक्सेस में था, इसीलिए ये आ गया। ये डायग्राम भी बना देना, कई बार वो डायग्राम से पूछ लेता है, ये आपको दिखाएगा डायग्राम, बोलेगा बताओ किस चीज का डायग्राम है। तो इसमें एक है फिक्स्ड लेयर। फिक्स्ड लेयर कौन सी है, जो सॉल्व के जस्ट अपोजिट है, वो टाइटली बाउंड है। डिफ्यूज लेयर मतलब मोबाइल, ये घूमती है चारों तरफ से, के है जो ये क्या है, डिफ्यूज होता रहेगा चारों तरफ को, तो इसे कहेंगे डिफ्यूज लेयर। तो डिफ्यूज लेयर एंड फिक्स्ड लेयर। सर ये बनाना है? हाँ ये बना दो आप, ये क्योंकि देखो ये लिखा हुआ है इसने इलेक्ट्रिक डबल लेयर का एग्जांपल, तो इस तरीके से आएगा, वो दिखाएगा आपको ये डायग्राम में और बोलेगा बताओ ये क्या है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये है आपका फिक्स्ड लेयर, ये है आपका डिफ्यूज लेयर, और ये ओवरऑल हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और ये हेल्महोल्ट्ज ने दिया था, तो उसका पूरा नाम हो जाएगा हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। लिख लिया, बस लिख लिया एक सेकंड। हाँ जी बना दिया। बना लिया। अब तो टाइम हो गया, दोबारा रिज्वाइन करना है आपने, ठीक है, मीटिंग ऑफ होने वाली ठीक। शायद, रिज्वाइन कर लो इसे दोबारा।